स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये वीडियो बेसिकली दो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक तो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए और एक बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है, और सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड वाले बच्चे इस वीडियो को गलती से भी ना देखें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो में कराए गए सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं वो क्वेश्चन आपके सारे प्रीवियस ईयर है, मतलब जो आपके पहले पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी जो वीडियो बच्चे देखते हैं, हमने उन बच्चों को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला वो बच्चे होते हैं जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात में देखते हैं। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे, अल्ट्रा लीजेंड बच्चे, जो कि हमारी वीडियो को पेपर से 1 या 2 घंटे पहले देखते हैं या फिर रास्ते में जाते हुए देख रहे होते हैं और बोलते हैं यार पेपर है ही क्या, डरने की क्या बात है जब सॉल्यूशन सर हमारे साथ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो आपका मेन कंटेंट है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बेसिकली आप इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते किसे है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्टिविटी टू अचीव इट्स फाइनेंशियल गोल और ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको कहा जाता है कि हम बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी को जब प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि हम बिजनेस के गोल को अचीव कर सके, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, तो उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। और इजी में बताऊं तो मतलब बिजनेस के पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करना ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके, तो उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक इसमें हमारा दे रखा है फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो पैसों से रिलेटेड मैनेजर होता है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस इंक्लूडिंग प्लानिंग, बजटिंग, इन्वेस्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी टू अचीव बिजनेस गोल। अब हमने पहले बात करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा कि फाइनेंशियल एक्टिविटी को कंट्रोल करना है बिजनेस की, लेकिन उन फाइनेंशियल एक्टिविटी को कंट्रोल करता कौन है? उन्हें कंट्रोल करता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, वो सारे पैसों से रिलेटेड चीज़ों को देखता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर हमें रिस्क हो सकता है। ठीक है, मतलब पैसा कहाँ पर लगाना है और किस तरीके से लगाना है और पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, उससे रिलेटेड सारी प्लानिंग हमारा कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर करता है। बात करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो स्कोप में हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या कहती है। ठीक है, इन पास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज अ सिंपलर टास्क। इन्होंने बोला है कि पहले के समय में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलर टास्क होता था। इट मेनली फोकस्ड ऑन रेजिंग फंड व्हेन नीडेड एंड यूजिंग दैम एफिशिएंटली। पहले के टाइम में क्या करते थे कि बस पैसा उठाना है और जब उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल कर लेना है, तो उसे ही ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। द मेन गोल वॉज टू सिक्योर इनफ मनी टू रन द बिजनेस। और ट्रेडिशनल अप्रोच का मेन गोल क्या आता है कि पैसा बस आना चाहिए हमारे पास ताकि हम अपने बिजनेस को क्या कर सके? रन कर सके। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इसका अगला पॉइंट आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब बिजनेस को पहले कैसे कंट्रोल करा जाता था, और मॉडर्न अप्रोच मतलब बिजनेस को अब कैसे मैनेज और कंट्रोल करा जाता है। टुडे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मच ब्रॉडर, इट इन्वॉल्व लॉट और मोर गेटिंग मनी इंक्लूड। इन्होंने बोला कि आज की डेट में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, उसमें बहुत तरह की चीज़ें इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, आज की डेट में उसमें पहले से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो सकी है। तो वो चीज़ें देखते हैं जो जो इंक्लूड हो चुकी है। सबसे पहला है प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, सेटिंग द फाइनेंशियल गोल फॉर क्रिएटिंग द प्लान और अचीव द। आज की डेट में हम बिजनेस ऐसे नहीं बना सकते, सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है फ्यूचर के लिए, पैसों से भी और अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारा बिजनेस गोल को अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो प्लानिंग हमें फ्यूचर के लिए करके चलनी ही होती है।
दूसरा होता है मेकिंग द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें उस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, मतलब जो बिजनेस है आज की डेट में वो उस चीज़ में इन्वेस्ट करता है जिसमें कि उसे क्या मिले, बेस्ट रिटर्न मिले, मतलब अच्छा प्रॉफिट हो। ऐसे बिजनेस जो बिजनेस है हमारा वो बेसिकली ऐसी जगह तो इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट ही ना हो, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है इसमें मैनेजिंग डे टू डे फाइनेंस, और जो हमारा पैसा है, पैसा बिजनेस के लिए और किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, उसके डे टू डे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, मतलब डे टू डे जैसे उसे किसी चीज़ को किसी चीज़ का खर्चा पे करना है, ठीक है, एक्सपेंस देना है, एक्सपेंस पे करना है किसी चीज़ का, किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, ठीक है, बिल पे करना है, तो ये डे टू डे फाइनेंस को पे करने के लिए भी डे टू डे एक्सपेंस को पे करने के लिए भी फाइनेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल कोस्टिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ एक्सपेंस एंड फाइंडिंग द वे टू सेव मनी। और आज की डेट में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरीके से करते हैं कि ताकि हम अपने क्या बोलते हैं एक्सपेंस भी हमारा पे हो जाए और हमारा पैसा भी बच जाए, मतलब अच्छे से पैसे को यूटिलाइज करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खर्च करते हैं। मैनेजिंग रिस्क, आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड टेकिंग द स्टेप एंड अवॉइड दैम। इसमें लिखा हुआ है कि आने वाले रिस्क को, जो कि हमारे बिजनेस के अंदर रिस्क आता है ना, उसको मैनेज करते हैं, और जो गलतियां हमने दोहराई हैं उनको अवॉइड करते हैं, उन्हें प्रिवेंट करते हैं कि आगे चल के जो वो गलतियां हैं ना वो फ्यूचर में ना हो। उसके बाद आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारा क्या है, दिस इन्वॉल्व्स चूजिंग अ वेयर टू इन्वेस्ट द कंपनी मनी, इट इज़ लाइक टू डिसाइडिंग विच स्टॉक बाय दी विच प्रोजेक्ट टू फंड गोल पिक इन्वेस्टमेंट दैट विल जनरेट दी हाईएस्ट रिटर्न। तो इसका मतलब मैं आपको सिंपलर मीनिंग में समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये होता है कि बिजनेस को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है उसके लिए उसे फ्यूचर में डिसाइड करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि इन्वेस्ट करने के बाद सोच रहा है बिजनेस। अगर तुम्हें कहीं पे पैसा लगाना है तो तुम पहले ही तो सोचोगे ना कि अगर यार मैं यहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ मुझे मुनाफा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस सोचता है, किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से, ठीक है। और वो उस जगह पैसे लगाता है जिस जगह उसे हायर प्रॉफिट हो। उसके बाद आ जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं, ये किसे कहते हैं। दिस इज अबाउट managing the day-to-day finance of business. It involves making sure that enough cash on hand to pay the bill, inventory, टर्म नीड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कि ये बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, कि वो पैसा जो कि बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस की नीड को मीट करे, मतलब जो हर दिन खर्चे हो रहे हैं ना छोटे मोटे, उन खर्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस पैसों का इस्तेमाल करा जाता है उसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब जो डेली के खर्चे, जैसे किसी चीज़ का बिल पे करना है, ठीक है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो पैसा लगता है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के द्वारा आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड आपने अपने क्लास 11th या फिर 12th में भी नाम सुना होगा। डिविडेंड मेनली क्या होता है कि वो हिस्सा जो कि प्रॉफिट में से दिया जाता है किसको, एम्प्लॉयज़ को, फर्म के द्वारा, ठीक है। पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है डिविडेंड डिसीजन अबाउट हाउ मच द कंपनी प्रॉफिट टू पे आउट शेयर होल्डर। इट इज़ लाइक डिसाइडिंग हाउ मच टू योर अलाउ द स्पेंड, हाउ मच टू सेव द कंपनी नीड। इसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी को ना बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है, हर चीज़ को। तो उसके लिए अगर जो उसके एम्प्लॉय है उसने पैसे भी देने पड़ेंगे, सैलरी तो उन्हें मिलती है, ठीक है, उसके साथ साथ वो डिविडेंड भी देते हैं उन्हें, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, जिससे क्या होता है, जिससे कि उनका ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, और वो कंपनी के अंदर और अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड हमें कुछ इस तरीके से देना पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट भी बच जाए और हम डिविडेंड भी दे दें, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, कि जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट के लिए तो होता ही है ना ऑब्जेक्टिव, ये तो तुम्हें पता ही होगा, नहीं भी पता तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दिस मीन्स मेकिंग एज मच मनी एज पॉसिबल। इसका मतलब है कि बिजनेस का भाई मोटिव क्या होता है, फाइनेंशियल, अगर हम पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है कि हम ना उस पैसे से और पैसा बना सके, ठीक है, मतलब अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, अ कंपनी सेलिंग प्रोडक्ट एम टू सेल मोर एंड मेक मोर मनी। अब
जो कंपनी है वो अपने सामान को मार्केट के अंदर बेचती है। क्यों बेचती है? ताकि वो चाहती है कि हमारा सामान इतना बिके कि हमें हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट ना हो। उसके बाद आता है हमारा लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है? हैविंग इनफ कैश ऑन हैंड टू पे द बिल एंड कवर एक्सपेंस। अगर हम पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे तो वो हमें एक लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब हमारे हाथ में तब पैसा होगा जब हमें उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है, अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये नीचे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, अ पर्सन नीड्स टू हैव इनफ मनी इन देयर बैंक अकाउंट टू पे द रेंट एंड ग्रोसरी। मतलब व्यक्ति अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है ना, तो नीड के टाइम पे उसके पास पैसा होता है कि वो अपने एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, ठीक है, ज़रूरतों को पूरी कर सके अपनी। उसके बाद आता है इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव ही है हमारा। ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग टू ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी फॉर इट्स ओनर। मतलब ये ना, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो जो हमारी कंपनी है ना पूरी, उसकी ना जो वैल्यू है ओवरऑल वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब उसे प्रॉफिट भी होगा और कई प्रकार की चीज़ें होगी जो कि जो हमारा बिजनेस है ना उसकी ओवरऑल क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। फिर एग्जाम्पल में भी देखो हमें दे रखा है, इफ़ अ कंपनीज स्टॉक प्राइस गोज अप इट मीन्स कंपनी इट्स वर्थ मोर एंड इट्स शेयर होल्डर वर वेल्थियर। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने स्टॉक है जो उनका प्राइस बढ़ा दें तो उसकी जो अमाउंट जो हमें मिल रहा था उससे, मतलब सेल करके जो हमें अमाउंट मिल रहा था उस वो भी बढ़ जाएगा, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ओवरऑल बिजनेस की क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें बोला गया है कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज एक्शन एंड सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो अगर हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं ना, हमें सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि सोसाइटी पे उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे कोई कंपनी है वो अपना सामान बना रही है, जो भी सामान बना रही है, तो वो इको फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए कि हमारे जो एनवायरनमेंट है ना उसे नुकसान ना पहुँचाए, और क्या बोलते हैं, जो कस्टमर है ना उन्हें भी अच्छे से समझ में आए, मतलब पसंद आए, ठीक है। नीचे एग्जांपल भी कुछ इस तरीके से दे रखा है ये। उसके बाद हमारा आता है अगला, एजेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी मैनेजमेंट, एजेंट और शेयर होल्डर। अब अगर पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे, हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी होगा, तो जो हमारे एजेंट होते हैं और जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनके बीच में लड़ाई नहीं होगी पैसे को लेकर। मतलब कुछ भी विवाद नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, मैनेजर माइट प्रायोरिटाइज देयर आउन इंटरेस्ट सच एज बोनस ओवर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डर। कभी कभार मैनेजर क्या होता है, घोटाला कर देता है भाई कि इंटरेस्ट इस बार नहीं मिलेगा जो मतलब मिलने वाला था किनको, एम्प्लॉय को। लेकिन अगर हम अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट हर चीज़ मिलेगी भाई। जो चीज़ पैसों से रिलेटेड है ना वो चीज़ प्रॉपरली मतलब पूरी हो सकती है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके कुछ पॉइंट है, चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसे कहते हैं, चलिए उसे भी देखते हैं। मनी टुडे इज वर्थ मोर देन मनी टुमारो। इसका मतलब ये होता है कि जो मनी है ना, जो पैसा है, उसकी जो आज की वैल्यू है ना वो फ्यूचर की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, दूध की थैली का ले लेता हूँ। जो अमूल की दूध की थैली है, जब आपका बर्थ हुआ था, मतलब जब आपका जन्म हुआ था, तो वो तब कितने की आती थी और अब कितने की आती है। जैसे मैं अमूल की दूध की थैली ले लेता हूँ आधी किलो की, वो मेरे टाइम पे अप्रोक्स जब मेरा जन्म हुआ था तो वो मतलब डायरेक्ट जन्म हो के तो मुझे ही नहीं पता चला होगा ना। मतलब मेरे जन्म होने के जब मैं मतलब अराउंड 9-10 साल का था, तो जब ये दूध की थैली थी ना वो अराउंड 19-20 रुपये की आती थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ना जो उसका अमाउंट है वो कितना हो रखा है, 34 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि पहले मतलब जो पहले 19 या फिर 20 रुपीज़ की वैल्यू थी ना वो आज के 34 के बराबर है, ठीक है। तो उसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोला जाता है।
इट्स बेटर टू गेट मनी नाउ इन्वेस्ट एंड रेदर देयर बेटिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ज़्यादा। उसके बाद है हमारा रिस्क ऑफ रिटर्न। रिस्क ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? हायर रिवॉर्ड ऑफन कम विद हायर रिस्क। सिंपल सी बात है, ये आपने मूवीज़ में भी सुनी होगी लाइन, या फिर अपने आसपास भी देखी होगी। भाई अगर हम हायर रिवॉर्ड चाहते हैं ना, मतलब अगर हम ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू अर्न मोर मनी यू माइट हैव टू टेक मोर चांसेस, वही सेम बात, ठीक है। अगला इसमें हमारा पॉइंट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डू नॉट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द डिफरेंट। अब इन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल दे रखा है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है ना, वो एक जगह इन्वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास जितना भी पैसा है उसे एक जगह इन्वेस्ट मत करो, उसे अलग अलग जगह लगाओ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आपने जो एक जगह पैसे इन्वेस्ट करा, अगर आपने सोचो कि उसका लॉस हो गया, तो आप तो पूरे लॉस में डूब जाओगे। लेकिन अगर आपने वही पैसा अलग अलग जगह लगा रखा होगा, तो अगर आपका कहीं लॉस भी हो जाए ना, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या पता कि बाकी की जगह आपका प्रॉफिट हो जाए, तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ पर डिपेंड होते हो, डाइवर्सिफिकेट नहीं करते, ठीक है। डाइवर्सिफिकेट का मतलब होता है अलग अलग जगह फैलना, ठीक है। तो आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है आपके बिजनेस को। उसके बाद आता है इसमें हमारा पॉइंट कैपिटल बजटिंग। चूज द बेस्ट वे इन्वेस्टमेंट कंसीडरिंग द कॉस्ट बेनिफिट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बिफोर मेकिंग द डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होता है कि हमें एक सबसे बेस्ट जगह ढूंढनी है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। जहाँ पर कॉस्ट मतलब सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर हम अच्छे से इन्वेस्ट को कर सके, तो उसे कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। और ये डिसीजन इन्वेस्टमेंट करने से पहले लिया जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हैं क्या कहते हैं। नोइंग योर बोरोइंग कॉस्ट, अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट रेट यू पे ऑन लोन एंड हाउ इट इफेक्ट योर फाइनेंशियल डिसीजन। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि आप जितने लोगों से उधारी लेते हो, तो सबसे पहले आपको वो ध्यान में रखना है कि आप कितने परसेंट इंटरेस्ट पे ले रहे हो, और आप जितना परसेंट इंटरेस्ट पे करोगे वो आपकी फाइनेंशियल वैल्यू को इफेक्ट तो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करोगे तो वो ऐसे तो आपका जो बिजनेस है वो ओवरऑल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी जगह से बोरोइंग लेनी चाहिए जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। ये दोबारा मतलब टॉपिक आया है ऊपर, अभी मैंने आपको समझाया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में और समझा देता हूँ, क्योंकि पेपर में ना इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट मनी यू हैव नाउ वर्थ मोर देन सेम अमाउंट ऑफ मनी यू विल इन फ्यूचर। अब इन्होंने बोला है आज की डेट में जो तुम्हारे पास पैसा है ना, उसकी वैल्यू फ्यूचर की डेट में जो तुम्हारे पास पैसा होगा ना, उसकी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके दिखाया, समझाया था दूध की थैली वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कि जो ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क ऑफ रिटर्न, अब इन्हें ना हम न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे, न्यूमेरिकली, ठीक है। मतलब इनकी क्या क्या टेक्निक हो सकते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई आज इतनी वैल्यू है तो फ्यूचर में कितनी होगी, या फिर फ्यूचर में उतनी वैल्यू है तो आज कितनी वैल्यू होगी उसकी। तो ये सारी हम चीज़ें अभी देखेंगे। सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूएशन टेक्निक दे रखी है कि हम अमाउंट को वैल्यू कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ टेक्निक तो आपकी बुक से उठाया गया है ये फोटो, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है हमें कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट, जिसे फ्यूचर वैल्यू भी कहा जाता है, और दूसरा हमें दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट में हम फ्यूचर की वैल्यू डिटेक्ट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में हम प्रेजेंट की वैल्यू को पता लगाते हैं। चलिए अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। पहले देखते हैं कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। ये कॉन्सेप्ट कहता है इन द केस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल बिकम द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। मतलब अगर हम किसी अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर या फिर कहीं पर भी डिपॉजिट करते हैं, तो उस डिपॉजिट पे हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जब हम उस अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, मतलब उस पैसे को निकालते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट है ना, मतलब इंटरेस्ट का जितना भी अमाउंट होगा वो हमें उस पैसे पे जुड़कर मिलेगा। जैसे मैंने बैंक के अंदर 100 रुपये इन्वेस्ट करे 10% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो फिर जब मैं उन पैसों को निकालूंगा ना, तो मुझे 110 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये तो जो मैंने जमा कराए थे और 10 रुपये मेरे इंटरेस्ट के। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं 10% के इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए,
ठीक है। तो 3 साल के बाद उनकी क्या वैल्यू होगी वो आपको निकालना है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले उतना अमाउंट जो आपने मतलब इन्वेस्ट करा है, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद 1000 का आप कितना परसेंट निकालोगे, 10%, और इन दोनों को आपस में प्लस कर दोगे। 1000 का 10% क्यों निकाला, क्योंकि आपने 1000 रुपये 10% के इंटरेस्ट पे जमा कराए हैं। तो सबसे पहले जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको 1000 पे 1100 रुपये मिले, ठीक है, पहले ईयर में। दूसरे ईयर में आपको 1100 का 10% मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 1100, ठीक है। उसके बाद 1100 का 10% निकाल लेना है, और फिर इन दोनों को टोटल करके आपका आंसर आ जाएगा 1210 रुपये। अब उससे अगले साल आपको 1210 पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 1210 का आपको 10% निकालना है, और फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, आपका आ जाएगा 1331 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो, कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आशा करते हो काफ़ी ज़्यादा इजी लगा होगा। अब इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है, जो कि सबसे पहले देख लेते हो। ए का मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+i, मतलब जो ये ए है ना, ये कंपाउंड, जो हम ये कंपाउंड वैल्यू मेथड कर रहे थे अभी, उसे निकालने का फॉर्मूला ये है। पी का मतलब क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जैसे आपने 1000 रुपये जमा कराए थे ना, तो वो हमारा पी है, ठीक है। ए तो हमारा अमाउंट निकलता है। आई का मतलब कितने परसेंट पे, जैसे हमने 10% पे कराए थे। और एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, जैसे मैंने 3 साल के लिए कराए थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इतना कुछ कठिन नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि यार ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी, अगर अभी तो हमारे पास छोटा अमाउंट है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो हमारे पास छोटा अमाउंट है, और कम ईयर के लिए जैसे 2 या 3, तो उसके तो हम ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे पास बोल दे कि 16-17 साल के लिए, फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे, उसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उसके लिए ना आपकी बुक में एक टेबल भी दे रखी है, ठीक है। जैसे आपको 1 साल पे 1% पे दे रखा है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ने 2 साल के लिए कोई पैसा डाला बैंक के अंदर, कितने परसेंट पे, 3% पे, तो 2 साल के लिए 3% पे कितना हो गया, 1.062। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी टेबल याद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके लिए सॉल्यूशन सर हूँ ना आपका, तो नई ट्रिक लेके आया हूँ नए मेथड के साथ। मतलब बुक का ही मेथड है, लेकिन आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर इन्होंने इस टेबल का यूज़ करके भी उस फॉर्मूले से जो मैंने आपको कंपाउंड निकालना सिखाया था ना, वो भी इन्होंने निकालना सिखाया है। जो कंपाउंड वैल्यू मेथड का मैंने वैसे निकाला था 3 ईयर का अलग अलग, इन्होंने टेबल की हेल्प से निकाला है, ठीक है। तो आप बिना टेबल के भी निकाल सकते हो, वो भी आपका सही मेथड माना जाएगा। टेबल की हेल्प से मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने कैसे निकाला है। पी की जगह इन्होंने अमाउंट रखा वही 1000 रुपये, ठीक है। 1 की जगह तो 1 ही रहेगा सेम, आई की जगह 10% था ना, तो इन्होंने 10% होता है, तो 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.10 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने 0.10 लिख रखा है, आप देख सकते हो। और बाहर इन्होंने पावर क्या लिख रखी है, 3, ठीक है। बाहर इन्होंने पावर कितनी चढ़ा रखी है, 3। तो अब इसे आपको सोल्व कर देना है, मतलब 1 में आपको 0.10 प्लस करना है, फिर उसकी पावर 3, मतलब आपका आ जाएगा 1.10 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। फिर उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसको एट दी एंड आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है नॉन एनुअल कंपाउंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने पीछे कंपाउंड वाला मेथड देखा था, तो उसमें जो हम पैसे निकाल रहे थे ना, वो साल में एक बार निकाल लेते। लेकिन नॉन एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जब आप साल में ना या तो एक बार पैसे निकाल लेते हो, या 2 बार निकाल लेते हो, या 3 बार निकाल लेते हो, या 4 बार निकाल लेते हो। जब आप एक पूरी साल के अंदर 2 बार पैसे निकालते हो तो उसे सेमी एनुअली कहा जाता है। जब आप साल में 4 बार पैसे निकालते हो तो उसे क्वार्टरली कहा जाता है। और जब आप साल में 12 बार पैसे निकालते हो उसे तो इवन मंथली कहा जाता है। इवन मंथली मतलब कि आपने महीने के लिए ही डिपॉजिट करा था बस, ठीक है। अब इसका भी आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, और वो फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+i डिवाइड बाय एम, और ब्रैकेट के बाहर m इंटू एन। सारी चीज़ें आपको इसमें पता होगी क्योंकि पीछे वाले की तरह सेम थी, बस इसमें क्या अलग है, n अलग है, ठीक है। ए का तो मतलब वही होता है, वो अमाउंट जो कि आप निकालोगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। और पी का मतलब क्या होता है, जो वो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद आई का मतलब क्या होता है,
कितने अमाउंट मतलब कितने इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो आप, और एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एम में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेमी एनुअली, तो आपको एम की जगह 2 वैल्यू डालनी है। क्या डालनी है? 2। अगर क्वार्टरली लिखा हुआ है तो आपको एम की जगह 4 डालनी है, 4 वैल्यू, 4 लिखना है। और अगर मंथली लिखा हुआ है तो आपको एम की जगह 12 डालनी है। ये वैल्यू याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पेपर में कुछ इस तरीके से ही तिगड़म वाले क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली सोल्व नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए डिपॉजिट ₹10,000 इज मेड इन अ बैंक फॉर पीरियड ऑफ 3 years. द बैंक ऑफर रिसीव इंटरेस्ट 10% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोला हुआ है ना, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली बात सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने ना पूरे साल को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, मतलब आप एक साल में 2 बार पैसे विड्रॉ करोगे, तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? एम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है। कैलकुलेट द कंपाउंड वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू पी, वही फॉर्मूला लगाया। अमाउंट कितना आप डिपॉजिट कर रहे हो यहाँ पे? 10,000 रुपये, ठीक है। और कितने परसेंट पे? 10% पे, ठीक है। 0.10 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था 0.10 कैसे कैलकुलेट करा जाता है। उसके बाद आप इसे सोल्व आउट करोगे, 2 × 3 करा, 3 ईयर के लिए डिपॉजिट करा था, और हाफ ईयरली था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि m × n होता है ना, ठीक है। और सोल्व करके हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? सोल्व करके हमारा आंसर आ रहा है a = 11340, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा नॉन कंपाउंडिंग वाला था। इसका एक टेबल वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, लेकिन ये ऊपर वाले की तरह है तो मैं बताऊंगा नहीं। बता दूं? चलो बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी तक हम जो क्वेश्चन देखते आ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि आप ना सेम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे थे, मतलब ऊपर भी पहले साल में भी 100, दूसरे साल में भी 100, तीसरे साल में भी 100, ठीक है। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है थोड़ा तिगड़मबाजी है इसमें, ठीक है। इसमें क्या तिगड़मबाजी है, जैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मिस्टर एक्स डिपॉजिट ईच ईयर, पहले साल में उन्होंने इतना करा, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में इतना, ठीक है। कितने ईयर के लिए? टोटल 5 ईयर के लिए। उसके बाद कितने इंटरेस्ट पे? 5% के इंटरेस्ट पे। ही विशेस टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, वो जानना चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, 5 ईयर के बाद। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? जितना भी हमने अमाउंट डाला है ना हर एक ईयर, पहले ईयर में इतना डाला, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना और पांचवें में इतना, वो हमें लिख लेना है। फिर नंबर ऑफ ईयर, भाई जब मैंने पहले साल में पैसा डाला तो वो जो मेरा पैसा है वो 4 साल के लिए रहेगा ना। पहले साल में डाला है और मैं 5 साल बाद विड्रॉ करूँगा तो पूरे 4 साल के लिए रहेगा वो। अब जो मैं दूसरे साल में पैसा डालूँगा वो मेरा 3 साल के लिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल मैं 5 साल के लिए डालने वाला हूँ। और तीसरा मेरा 2 और चौथा मेरा 1 और पांचवा 0, मतलब 1 भी साल के लिए नहीं, 5वें साल में भी मैं पैसा मतलब डालूँगा तो वो तो 5वें साल ही निकाल लूँगा ना, तो वो 1 भी साल नहीं रहेगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है? कंपाउंडेड करना है आपको। कंपाउंडेड का मतलब क्या करना है? आप ये चीज़ देख रहे हो, जो आप ये कंपाउंडिंग निकालते थे 1 + i लिखते थे ना आप, ये 1 + i की पावर, 1 + i की पावर, जितने भी ईयर होते थे वो आप लिख देते ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे तो m भी दे रखा है, लेकिन अगर हम सिंपल कंपाउंड वाले की बात करें तो आप वहाँ 1 + i और बाहर आपका p आ जाता था। बस इन्होंने कुछ नहीं करा, उसी फॉर्मूले को ब्रेक डाउन कर दिया है। कंपाउंडेड का मतलब ये, आपको ना सबकी ना ये वैल्यू निकाल लेनी है अलग, ठीक है। फिर उसकी बाद में p से मल्टीप्लाई करनी है। चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे निकाला है। जैसे कंपाउंडेड में क्या करा इन्होंने, 1 + i की पावर 1 + i, फिर ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं ईयर। तो इसमें 1 तो 1 लिखा मैंने, ठीक है। पहले मैं किसकी निकालूंगा? इस पूरे की निकालूंगा। पहले 1 लिखा, प्लस कितने परसेंट पे था? 5% पे, तो 5% लिखा मैंने, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो 5% जब निकालूंगा ना, 5 को 100 से डिवाइड करूंगा मैं, तो मेरा डायरेक्टली 0.05 ही आ जाएगा, ठीक है, 0.05 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 नहीं आएगा। तो 1 + 0.05 की पावर 4, पावर 4 क्यों चढ़ाई? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ईयर 4 थे। मतलब इन्होंने ना ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली दिखाओ, मैं आपको फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ वो दोबारा। हाँ, ये वाली चीज़ अलग कैलकुलेट कर ली,
कहाँ गया आपका फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला था, हाँ ये रहा। वो नीचे वाली भी वही सेम बात थी, लेकिन नीचे वाली में एम दे रखा था जिस पर भी मैंने गोला लगाया था, इसमें एम नहीं दे रखा। तो आप इन्होंने क्या करा, इस वाली को अलग कैलकुलेट कर लिया हर ईयर की को, ठीक है, और पी वाली को अलग लिख लिया, फिर इन दोनों का इनटू करा है बाद में, ये करा है इन्होंने, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं। कहाँ गया, हाँ ये मिल गया हमें, ठीक है। तो इन्होंने ये करा है इसमें, तो पहले ईयर का ऐसे निकाल लिया, ठीक है। पहले ईयर का 1 + 0.05 की पावर 4, तो ये हमारा 1.05 हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा, रुक जाओ, हाँ 1.05 हो जाएगा और उसकी पावर 4 हो जाएगी पहले वाले के लिए, ठीक है। अब इसकी पावर 4 तो आप कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कर सकते हो कैलकुलेटर के हेल्प से, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरे के लिए कर लेना है, ऐसे तीसरे चौथे पांचवे उसके लिए कर देना है, और एट द एंड में आपको क्या कर देना है, इसका टोटल कर देना है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई और बहनों। आगे हमारा प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड टेक्निक। अभी हम बात कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू के बारे में। अभी हमने क्या बात करी थी कि इतना अगर हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इतना पैसा डिपॉजिट हम कर रहे हैं जो भी, तो उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और इसे प्रेजेंट वैल्यू को ना डिस्काउंट टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। इसका हमारा फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, ए इनटू में 1। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला a डिवाइड बाय 1 + i की पावर n, या फिर इसकी तरह लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी है जो आपकी मर्जी है वो आप लगा सकते हो। चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो आपको इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज़ बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव 1060 1 ईयर फ्रॉम नाउ। मतलब आज से 1 ईयर के बाद उन्हें 1060 रुपीज़ मिलेंगे, मतलब 1060 रुपीज़ मिलेंगे। ही कैन अर्न 6% इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, वट अमाउंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इन्वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो उन्हें बताना है कि कितने % उन्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब उन्हें ना कितना अमाउंट आज की डेट में लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सके। कितने का अमाउंट मिल सके फ्यूचर में उन्हें मिल सके 1060 का। दोबारा बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि मैं कितने % पे इन्वेस्ट करूँ आज की डेट में ताकि मुझे फ्यूचर में 1060 मिल सके। मतलब इसमें आपको ना ए की वैल्यू पहले से दे रखी है, ठीक है। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू पहले से दे रखी है, पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम ए की जगह तो ए की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। ए की जगह हम ए की वैल्यू डाल देंगे और नीचे वो फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर की तरह ही, ठीक है। ए की जगह ए की वैल्यू डाली कितनी, 1060 डिवाइड बाय 1 + 0.6, और 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पावर 1 चढ़ जाएगी, जिसका मतलब कुछ होता नहीं, इसलिए इन्होंने लगाई नहीं, ठीक है। और एट द एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹1000, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न वाइल मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। द फाइनेंस मैनेजर नीड टू बी अचीव राइट बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ये बोला गया है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो हमें रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रख के लेना चाहिए जो भी हम डिसीज़न ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें रिटर्न ज़्यादा चाहिए, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो हमें रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक हम रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे ना तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है इसमें रिटर्न वही सेम बात, प्रॉफिट, ठीक है, जो हमें मिलता है। उसके बाद है रियलाइज्ड रिटर्न। दिस इज़ रिटर्न दैट कुड हैव बीन अर्नड। मतलब ये उस रिटर्न को कहा जाता है जो कि हमने कमा लिया। जैसे मैंने एक बिजनेस के अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट करे और 10% के इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करे थे, एट द एंड मुझे 1100 रुपये मिल गए, तो उसे बोला जाएगा रियलाइज्ड रिटर्न, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिटर्न जो कि हम फ्यूचर में एक्सेप्ट करते हैं,
ठीक है, मतलब हमें लगता है, एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लगता है कि फ्यूचर में भाई इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा इससे, तो उसे बोला जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो अब हमारा जो ये रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है, के इज इक्वल टू D1 प्लस P1 माइनस PT-1 अपॉन P, फिर M दे रखा है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब के का मतलब क्या होता है हमारा, के का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है तो के। ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न हमारा निकलता है के से। ठीक है, उसके बाद P1 का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट टाइम एट द एंड ऑफ होल्डिंग पीरियड, मतलब पीरियड के एंड में जो भी प्राइस दे रखा होगा ना वो लिख देना, या फिर अगर सेल करके कुछ अमाउंट आपको मिला है वो वाला लिख देना है यहाँ पे। दूसरा PT-1 में आपको क्या लिखना है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट द बिगनिंग, बिगनिंग में कोई दे रखा होगा आपको प्राइस तो वो लिख देना है, या फिर आपने कुछ परचेज करा है उसका प्राइस दे रखा है तो वो आपको लिख देना है। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, इनकम और कैश फ्लो रिसीवेबल फ्रॉम द सिक्योरिटी एट द टाइम, या इनकम जो भी आप रिसीव करते हो ना तो वो वाली आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न का एक काफ़ी ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन भी दे रखा है। ठीक है, वो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ आ 14% रुपीज़ 1000 ICI डिबेंचर वर परचेज्ड फॉर 1350 एट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी राइजेज फ्रॉम, ठीक है, इन्होंने बोला है कि इतने रुपए पे डिबेंचर परचेज करे गए हैं, फिर उनका जो अमाउंट है वो इतना राइज हो गया, मतलब 1350 से 1500 हो गया। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, तो बिगिनिंग का प्राइस यहाँ आता था, एंड ऑफ का यहाँ आता था। ठीक है, नीचे भी एंड वाला ही आ जाएगा हमारा, और 14 यहाँ पे आ जाएगा, 14% जितना परसेंट लेते हैं, और काट पीट के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2148। आगे देख लेते हैं, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा पूरा चैप्टर कवर होता है। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग रिस्क, बस खाली आप इसे देख के चले जाना, क्या होता है, वेरिएंस के इज इक्वल टू PI माइनस के ऊपर बार का स्क्वायर। ठीक है, अब P1 किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद वन पॉसिबल आउटकम, के किसको, रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द पॉसिबल आउटकम, के से क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये तो हमारा लिख लेगा ही, एन से नंबर ऑफ ईयर। इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल सकती है, वैसे मिलती नहीं है, अगर मिल जाए तो कर देना। ठीक है, आपकी किस्मत के ऊपर बात है। अब हम देख लेते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मैं कह रहा हूँ इन्हें रट के चले जाना, क्योंकि ये सारे आपके अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे ना वो मैंने लगा दिए स्लाइड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आ रखे हैं पेपर में, तो मैंने वो ही लिखे हुए हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है, लेकिन यार फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते। आप सपोर्ट करोगे यार तभी तो हम आपके लिए एक अच्छी कंटेंट की क्वालिटी ला पाएंगे, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हो ना तो उससे हमें एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई यार कोई हमारी वीडियो को देखता है, उसे सपोर्ट करता है, कोई इंतज़ार करता है हमारी वीडियो का। ठीक है, तो अब क्या ही फ़ायदा जब यार आप करते नहीं हो। कर दिया सब्सक्राइब, हाँ कर दिया होगा यार, मुझे पता है आपने कर दिया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा यार, ऐसे तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आ रखा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ बेटर क्राइटेरिया देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मैंने ऊपर डाला था, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था अभी। ठीक है, लिख भी रखा है मैंने, ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद है जो अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन करे थे ना, देखो उसका भी आ रखा है, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट अ सम ऑफ 2 लाख इन अ बैंक अकाउंट ऑन विच इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट है, हाउ मच अमाउंट बी विड्रॉन एनुअली फॉर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। आसान है कठिन है, आसान है भाई। ठीक है, क्या बोला गया है, 5 नंबर में आ रखा है भाई ये, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू का ये वाला। ठीक है, पी की जगह जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करा है वो लगाएंगे, 10% के इंटरेस्ट पे, तो 10/100 इंटू में 15। ठीक है, और सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 535449। ठीक है, इसके ऑप्शन में भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, मैंने वो भी करा दिया। क्या है वो क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है वट इज़ द मीट बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट, हाउ आर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटेड। यार ये तो बहुत मतलब एकदम टुच्चू पुच्चू सा है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिख देना, और प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जो मैंने आपको बताया था ना, जो भी बातें बताई वो सारी भेज देना यार इसमें। उसके बाद हमारा जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आ रखा है, अ फाइनेंस कंपनी मेक एन ऑफर टू डिपॉजिट अ सम ऑफ 11,000 एंड देन रिसीव अ रिटर्न ऑफ 800। मतलब अगर एक जो कंपनी है ना वो 11,000 रुपये इन्वेस्ट करती है, तो उसे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है, 800 रुपये। ठीक है,
शुड दिस ऑफर इज एक्सेप्टेड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बढ़ा दें 8% पे तो क्या हम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बढ़ा दें 6% पे, मतलब आपने एक अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है, उस पे ना आपको 8% का इंटरेस्ट ऑफर करा जा रहा है एक बार, और एक बार 6% का इंटरेस्ट ऑफर करा जा रहा है। तो आपको बताना है कि किस इंटरेस्ट में आपको फ़ायदा और किस इंटरेस्ट में आपको नुकसान है, कौन सी चीज़ों को आप कौन से इंटरेस्ट को आप एक्सेप्ट करोगे और कौन से को रिजेक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 8% के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट आप इस क्वेश्चन में देख लो, क्योंकि भाई देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे चैप्टर कवर कराऊँ, इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप क्योंकि पेपर से थोड़ा बहुत टाइम पहले ही इस वीडियो को देखने बैठे होंगे, या फिर अगर कोई बच्चा इस वीडियो को कल मतलब एक दिन पहले ही देख रहा हो, मतलब कभी भी देख रहा हो, तो उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो सारे टॉपिक को कवर कर ले। अभी आपके पास इतने क्वेश्चन मिलने चाहिए बस आपको कि जिन्हें आप करके चले जाए और आपके अच्छे नंबर आ जाए। और आपको मैं एक और चीज़ बताना था, मैं आप भूल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने के बाद बताता हूँ। तो सबसे पहले 8% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का फॉर्मूला होता है एनुअल इनफ्लो अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एनुअल इनफ्लो मतलब अमाउंट कितना दे रखा है हमें, 800 रुपये। एनुअल इनफ्लो मतलब हमारा जो रिटर्न मिलेगा ना हमें वो, अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न हमारा 8% था, तो 8% को मतलब 8 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.08 आ जाएगा, तो इससे हमारा आया 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, 10,000 आया, हमारा एक्चुअल में अमाउंट हमने कितना डिपॉजिट करा था 11,000, उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे और आंसर हमारा क्या आया है, पॉजिटिव में आया है। ठीक है, तो अभी इतना ही देखो इसे। अब पहले दूसरे से कंपेयर, दूसरे का भी निकालते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, दूसरा हमने निकाला है 6% के अकॉर्डिंग, उसमें भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, उसके बाद लिखा एनुअल इनफ्लो अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और 800 रुपये ऊपर 0.06 बताया था कैसे निकला, और काट पीट के हमारा आंसर आ गया 133 समथिंग। ठीक है, अब इसको भी 1100 रुपये में से माइनस करेंगे। अब आप इसे 1100 में से माइनस करोगे ना इस अमाउंट को, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, इसलिए हम 6% वाले प्रपोजल को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी वो है पॉजिटिव में, किस में है, पॉजिटिव में। तो हम इस वाले जो इंटरेस्ट है, इस वाले इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज इट पॉसिबल फॉर आईआरआर and NPV method to result in different ranking of investment proposal, which will you prefer in which situation and why। तो मतलब दोनों में से कौन सा बेस्ट है और तुम किस सिचुएशन में दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, कौन सा यूज़ करोगे और क्यों करोगे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं ना 2 ऑप्शन लेता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन कि एक ना छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसमें ना आपको हायर रिटर्न मिलेगा, मतलब हाई प्रॉफिट होगा। और दूसरा ऑप्शन कि एक प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसमें आपको लो रिटर्न मिलेगा, मतलब लो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जो एनपीवी है ना हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला जो मेथड है, वो हमारा ऑप्शन बी को लेगा हमेशा। क्यों, क्योंकि वो हमें जो प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जनरेट करके देता है और लोअर रिटर्न देता है। ठीक है, उसके बाद जो आईआरआर है ना हमारा, वो ऑप्शन ए को लेगा, क्योंकि जो ऑप्शन ए है ना वो हमें फास्टर रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता है, मतलब जल्दी देता है हमें और हाई भी देता है। ठीक है, अब हमें दोनों में से किसको कब चूज़ करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनपीवी इस्तेमाल करा जाता है कि जब हम डिफरेंट साइज़ के प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं, और आईआरआर इस्तेमाल करा जाता है जब हम सिमिलर टाइप के प्रोजेक्टों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब जो एनपीवी है वो कंसीडरिंग हाउ मच मनी विल यू एक्चुअली मेक, ये बताता है कि आपने रियली में कितना पैसा बनाया है, कमाया है। और ये फोकस करता है रेट ऑफ रिटर्न पे, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट नहीं बताता है, ये खाली ये बताता है कि तुम्हें इससे इतना मुनाफा हुआ है खाली। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसका अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है हमारा, द पे बैक पीरियड इज मोर अ मैथड ऑफ लिक्विडिटी रेजर दैन प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग पे बैक मैथड ऑफ कैपिटल बजटिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन डिस्काउंट पे बैक पीरियड टू इम्प्रूव हाउ द ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड मेथड। इसमें आपको पे बैक पीरियड के मेथड के बारे में बताना है। ठीक है, ट्रेडिशनल
पे बैक पीरियड के बारे में बताना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द पे बैक पीरियड टेल्स यू हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक। तो पे बैक पीरियड आपको ये बताता है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में वापस मिलेगी। ठीक है, इट मोर अबाउट हाउ क्विकली यू गेट योर मनी बैक रेदर देन हाउ मच प्रॉफिट यू मेक। ये बताता है कि कितनी जल्दी आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, ये नहीं बताता कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिंक्ड लिक्विडिटी, मतलब अब लिक्विडिटी कैसे है हमारे पे बैक पीरियड में। सबसे पहले फास्ट कैश। ठीक है, अब ये हमें फास्ट कैश प्रोवाइड करता है, मतलब जल्दी पैसे देता है। ठीक है, पे बैक जो पीरियड होता है वो बताता है। उसके बाद लेस रिस्क। भाई जब हमें जल्दी पैसा मिलेगा तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क तो होगा नहीं ना। अगर पैसा देरी में मिल रहा है तो उसके लिए हमें रिस्क होता है, लेकिन अगर हमें पैसा जल्दी मिल रहा है तो उसमें हमें रिस्क नहीं होता। फ्लैक्सिबिलिटी, मतलब इसमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, फ्लैक्सिबल होता है ये। उसके बाद आता है हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इट फिक्स द टाइम वैल्यू प्रॉब्लम। इट कैलकुलेट पे बैक पीरियड बाय कंसिडरिंग मनी प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन मनी फ्यूचर वैल्यू। ये जो डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड है ना, ये आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड बताता है कि इस टाइम के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, मतलब किसके अकॉर्डिंग बताता है। ये कहता है कि जो मनी की प्रेजेंट वैल्यू है ना वो फ्यूचर वैल्यू से ज़्यादा होती है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड के इसके एडवांटेज होते हैं कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। बेटर डिसीजन, अच्छे से ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। ठीक है, मेकिंग मोर एक्यूरेट, ये हमें अच्छे से एक्यूरेट डिसीजन देता है, मतलब एक रिलायबल और एक एक्यूरेट, मतलब एकदम सही बात बताता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वाई मस्ट द फाइनेंस मैनेजर कीप इन माइंड द डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज इन एवेल्युएटिंग वेरियस फाइनेंशियल प्लान, व्हेन डज फाइनेंशियल लिवरेज बिकम फेवरेबल। अब इन्होंने बताया क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजर को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, और एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिफरेंट फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये आपका क्वेश्चन 9 नंबर का आ रखा है। ठीक है, तो आपको लिवरेज के बारे में ओवरऑल इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब इसके आंसर को देखते हैं। आंसर में लिखा हुआ है फाइनेंशियल लिवरेज इज अ लाइक एडिंग अ हैवी वेट टू वन साइड सीसो स्विंग हायर मोर प्रॉफिट और क्रैश डाउन दी हार्डर। अब इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये होता है, तुमने मतलब पार्क में तो गए होंगे यार, मेनली सब बचपन में या फिर अभी भी जाते होंगे, तो आपने वहाँ झूला देखा होगा जिसपे 2 साइड बंदे बैठते हैं। ठीक है, एक साइड अलग बंदा, एक साइड अलग बंदा, और ऐसे झूलते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको बना के भी बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से ऐसे होता है ना। ठीक है, तो इन्होंने बोला है फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। फाइनेंशियल लिवरेज हमारा होता है कि वो ना इस झूले की एक साइड को दूसरी साइड के बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। एक साइड को दूसरी साइड के बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, मतलब एक साइड पे अगर हमें हैवी वेट ऐड करना है ना, तो उसके लिए हमारा किसका इस्तेमाल होगा, फाइनेंशियल लिवरेज का। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में कुछ एडवांटेज भी बता रखे हैं। मोर डेप्ट बोरोइंग मोर रिस्क हायर प्रॉफिट। अब इन्होंने बोला है कि इसमें हमारा बोरोइंग ज़्यादा लेनी पड़ती है। ठीक है, इसमें हमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें हमें हायर प्रॉफिट हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने जो बोरोइंग लिया है ज़्यादा, हमने कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और जो वो बोरोइंग की वैल्यू है ना वो हम उन्हें चुका भी सकते हैं फिर। अब फाइनेंशियल मैनेजर के बारे में भी थोड़ा सा बता देना आप इसमें कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या काम करता है, प्लान बनाने में, डिसीजन बनाने में। ठीक है, उसके बाद इसमें बता रखा है फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में कुछ अच्छी बातें, मतलब फेवरेबल थी। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, बोरोइंग अमाउंट कम। अगर हमें प्रॉफिट लगातार हो रहा है तो जो हमने बोरो मतलब अमाउंट को उधारी पे ले रखा है वो अमाउंट भी हम चुका सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट लो। ठीक है, और अगर हमें बोरोइंग लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाती है तो उस पर भी हमें फ़ायदा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई तो यार हमें तो फ़ायदा हो जाएगा ना, जो हमने उधारी ली है सामने वाले बंदे से और हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसमें हमें हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं।
उसके बाद लिख रखा है फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज में कुछ आप डिफरेंस भी लिख देना, नीचे मैंने वर्सेस लिख रखा है, वर्सेस मत लिख के आना, दोनों में डिफरेंस दे देना, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज तो मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर हम सेल के अंदर चेंज करते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट कैसे इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग लिवरेज। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच को समझाना है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को समझाना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल फ्रेमवर्क दैट सजेस्ट द कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर शुड हैव कंपोज्ड ऑफ मिक्स डेब्ट इक्विटी विद फोकस टू मिनिमाइज द कॉस्ट। इन्होंने बोला है कि जो बिजनेस है ना, उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मिक्सअप होना चाहिए। किन दो चीज़ों का, एक तो डेब्ट का मतलब होता है मनी, और दूसरा है इक्विटी का। इक्विटी का मतलब होता है सेलिंग शेयर, मतलब जो हम शेयर को सेल करते हैं। अगर इन दोनों का जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स होगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब इसका जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, नेट ऑपरेटिव इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ थ्योरी दैट सजेस्ट हाउ कंपनी फाइनेंस इटसेल्फ। बोरिंग मनी और सेलिंग शेयर डज नॉट एक्चुअली इफेक्ट द ओवर वैल्यू। अब ये बताता है हमें, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ये बताता है कि एक थ्योरी है जो कि कंपनी को सजेस्ट करती है, ठीक है, कंपनी को सजेस्ट करती है कि जो उसकी बोरोइंग है ना, वो उसकी ओवरऑल वैल्यू को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। आगे हमारा है एक्सप्लेन गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको इसमें गॉर्डन मॉडल के बारे में बताना है, उसकी अजम्पशन बतानी है, सारी चीज़ें बतानी है उसकी, ठीक है। चलिए देखते हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहा जाता है इसे। फाइनेंशियल थ्योरी दैट सजेस्ट कंपनी डिविडेंड पॉलिसी डायरेक्टली इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस। ये बताता है कि जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी होती है ना, वो उसके स्टॉक प्राइस को क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। इसकी एज्यूम इन्वेस्टर प्रेफर करंट डिविडेंड ओवर फर्दर कैपिटल गेन। तो इसमें क्या एज्यूम करा जाता है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो करंट डिविडेंड को प्रेफर करता है, मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ अजम्पशन भी दे रखी है। अजम्पशन सबसे पहली क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तो दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा कांस्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है नो टैक्स, और चौथा पॉइंट है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिफ्थ पॉइंट है इसमें हमारा नो एक्सटर्नल फाइनेंस, ठीक है। ये सारी इसकी है क्या, एजम्पशन। पॉइंट में क्या बता रखा है इसमें कि इसकी कांस्टेंट ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। दूसरे में बता रखा है कि इसकी कांस्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता, ठीक है। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, ठीक है। और फिफ्थ में बता रखा है हमें नो एक्सटर्नल फाइनेंस, मतलब ये कोई भी ना इक्विटी, कुछ भी जो नए इक्विटी और डेब्ट है ना, उसे इशू नहीं करते, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू DI/K-G, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद करके चले जाना, क्या पता आपको डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाए। अब बात करते हैं कि जो ये हमारा गॉर्डन्स मॉडल है, इसका फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम डिविडेंड को ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है, अगर हम डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे तो जो इन्वेस्टर है वो भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अगर हम डिविडेंड को ज़्यादा रिटेन करेंगे तो बिजनेस की ग्रोथ होगी, ठीक है। बस ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद इसमें अगला दे रखा है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, व्हाई डू फर्म फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। क्या समझते हो तुम स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड से, और जो फर्म है वो स्टेबिलिटी डिविडेंड की जो पॉलिसी है वो क्यों फॉलो करती है, ठीक है। यार ये थोड़ा ब्लर आ रखा है, अब वो मुझे भी नहीं पता भाई क्यों आ रखा है, बट आ रखा है। ये जो
पांचों पॉइंट है, ये खाली आपको नाम से याद करना है, ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसका देखते हैं फॉर्मूला इसका दे रखा है हमें P इजिकल टू D1 डिवाइड बाई K माइनस जी, ठीक है, ये है हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये मॉडल है इसका फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बता रखा है। तो अगर हम डिविडेंड को ज़्यादा पे करेंगे तो जो हमारे इन्वेस्टर है वो बढ़ेंगे, अगर हम डिविडेंड को रिटेन ज़्यादा करेंगे मतलब अपने पास डिविडेंड को ज़्यादा रखेंगे तो हमारी जो बिज़नेस की ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी। हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, व्हाई डू फर्म्स फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्लर आ रखा है, आप थोड़ा मतलब देख लेना, या फिर आप मेरे से अगर ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपको एक थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। अभी कुछ ग्लिच आ रखे हैं, मैं एडजस्ट कर दूंगा इसे, ठीक है, लेकिन मैं आपको मतलब बता देता हूँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो प्रॉपर। इसमें बोला हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड किसे कहा जाता है और जो फर्म है वो स्टेबल डिविडेंड को क्यों फॉलो करती है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब ये है, अगर जो फर्म है वो डिसाइड कर दी है कि एम्प्लॉय को ना हर महीने हम इतना जो अमाउंट है ना मतलब इतना डिविडेंड देंगे ही, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट, इतना डिविडेंड देंगे ही, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, तो उसे स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कहा जाता है। अब ये फर्म को क्या इफेक्ट करता है, इससे ना भाई जो हमारे एम्प्लॉय है उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनके जो अंदर जो एनकरेजमेंट है टुवर्ड द वर्क वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ओवरऑल किसको प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे हमारा दे रखा है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड ऑफ फर्म, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ब्लर आ रखा है, खाली इन दो क्वेश्चनों में दिक्कत है, आगे आपको सारा सही मिलेगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो लेंथनिंग का मतलब क्या होता है, तो लेंथनिंग से हमें फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है, ये हमारी सेल को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, खाली ऊपर ऊपर से समझ लो, ठीक है। अगर लेंथनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को उधारी देते हैं लंबे टाइम के लिए तो उसे लेंथनिंग कहा जाता है। अब तो आप लिख सकते हो ना, लंबे टाइम के लिए उधारी देंगे तो सेल भी इंक्रीज हो जाएगी, नए कस्टमर भी आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, भाई वो पैसे ही लेके भाग जाए, हाई रिस्क होता है, ठीक है, कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। आज जो मैंने एक व्यक्ति को सामान उधार पे बेचा था उसकी जो वैल्यू थी वो 20 रुपये थी, लेकिन एक साल बाद उसकी वैल्यू 21 रुपये हो गई, लेकिन वो देगा तो मुझे 20 रुपये ही ना, तो ये इंक्रीज द कॉस्ट कर देता है। उसके बाद आता है हमारा शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है कि ये ना जब हम इंस्टेंट पैसे लेते हैं कि भाई सामान बेचा पैसे लो, कस्टमर को टाइम नहीं देते ज़्यादा, उधारी बिल्कुल नहीं होती, तो इसमें हमारा एडवांटेज क्या हो सकता है कि हमारा जो रिस्क है ना वो कम हो जाएगा, मतलब पैसे हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि जो हमारे कस्टमर है ना नए, वो हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हम उधारी नहीं दे रहे, ठीक है। आगे हमारा दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, डिस्कस द डिटरमिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड द फर्म। अब वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था कि मतलब बिजनेस डे लाइफ के अंदर, ठीक है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को अपने छोटे छोटे एक्सपेंस या फिर चीज़ों को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अब आ जाते हैं भाई हमारे न्यूमेरिकल, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा हुआ है द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज़ टू अल्टरनेटिव प्रपोजल अंडर द कंसिडरेशन। प्रोजेक्ट ए इन्वॉल्व्स कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज़ 12 लाख, मतलब प्रोजेक्ट ए है उसमें जो कैपिटल है वो 12 लाख की है, और प्रोजेक्ट बी है उसमें जो कैपिटल है आउटले है वो 18 लाख की है। बोथ आर एस्टिमेटेड जनरेट द कैश फ्लो फॉर 5 ईयर हमें 5 दे रखे हैं, ठीक है। कैश फ्लो प्रोजेक्ट ए का इतना दे रखा है और प्रोजेक्ट बी का हमें जो कैश फ्लो है वो 5,80,000 दे रखा है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दे रखी है। डेटरमाइन विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड, मतलब दोनों में से कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है, हमें कौन सा सिलेक्ट करना है वो आपको बताना है। तो फॉर्मूला इन्होंने क्या बोला है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज़ करो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यूज़ करो, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच क्राइटेरिया शुड बी फॉलो एंड बाय, दोनों में से कौन सा बेस्ट मेथड है और कौन सा हम किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, वो भी आपको बताना है। तो मैंने इसका आंसर कर रखा है यार, डरो मत आप। तो प्रोजेक्ट ए के लिए
प्रोजेक्ट ए के लिए क्या लिखना है, सबसे पहले कैलकुलेट करनी है हमें प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 5 ईयर दे रखे थे, टोटल 5 ईयर के लिए दे रखा था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 लाख हमें पहले से गिवन है, 10% के इंटरेस्ट रेट से गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ही बताया था मैंने आपको, है ना, ऊपर ए अपॉन में 1 प्लस आई की पावर एन, आया कुछ याद, तो ऐसे ही करना है। पहले हम पहले ईयर का निकालेंगे, ठीक है, फिर हम दूसरे ईयर का निकालेंगे। पहले ईयर में पावर 1 रखेंगे क्योंकि पहला ईयर है, दूसरे ईयर में पावर 2 रखेंगे, तीसरे ईयर में पावर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसी रखनी है आपको। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिखना, लो अब क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो फिर आपको पहले ईयर में 1 लिख लेनी है, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे करके आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट आप कर लोगे, इतना मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 5 ईयर का अमाउंट आ जाएगा उनको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपका ऐड करके आ जाएगा 1486315.69। ऐड करने के बाद क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। आपको जो प्रोजेक्ट 1 की आउटले दे रखी थी ना 12 लाख, उसमें से इसको माइनस कर देना है टोटल को। ठीक है, उसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसके बाद ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट बी की निकाल लेनी है। ठीक है, पहले ईयर की, दूसरे ईयर की, तीसरे, चौथे की, सबके अमाउंट को टोटल कर देना है। ठीक है, और टोटल करने के बाद जो उसका आउटले दे रखा है उसमें से माइनस कर देना है। उसका कितना दे रखा है, जैसे आपको इसका दे रखा था, इसका दे रखा था आपको कितना, 12 लाख, और प्रोजेक्ट बी का आउटले कितना दे रखा है वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं। हाँ, 18 लाख दे रखा है, तो हमने कितने में से माइनस करा, हमने इसे माइनस करा 18 लाख में से। ठीक है, ये तो हमारा आ गया किसके अकॉर्डिंग, ये अभी हमने किस मेथड के अकॉर्डिंग निकाला है, ये अभी हमने निकाला है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या लेना है आपको, प्रोजेक्ट ए लिया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1.24 आ जाएगा। ऐसे ही हम प्रोजेक्ट 2 की करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें 18 लाख, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे जो 12 लाख थी ये भी क्वेश्चन में गिवन थी, तो इससे भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन पीआई मेथड प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड एज इट है हायर पीआई। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग चले तो हमें ना प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी जो हाई पीआई है, ठीक है, उसकी पीआई है ना, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसका काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी के। ठीक है, इन अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनपीवी इज जनरली कंसिडर द मोर रिलायबल क्राइटेरिया। ठीक है, आपको दोनों से कैलकुलेट करके मैंने बता दिया, एनपीवी से भी और पीआई से भी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ठीक है, इतना ही है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार एलटीडी एंड बक्स कैफे एलटीडी आर इन सेम रिस्क क्लास एंड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट कंपनी स्टार इशू डेप्ट वाइल कंपनी बक्स कैफे डज नॉट यूज डेप्ट। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि हमारी एक स्टार एलटीडी कंपनी है, एक बक्स एलटीडी कंपनी है, वो दोनों ही सेम है। ठीक है, पूरी सेम है, लेकिन एक चीज़ में वो सेम नहीं है। वो कौन सी चीज़ है कि जो स्टारबक्स कंपनी है ना, उन्होंने डेप्ट इशू करे है, और जो बक्स कैफे है उन्होंने डेप्ट इशू नहीं करे। द लिवरेज फर्म हैज़, लिवरेज इतना दे रखा है, डिबेंचर 10% के रेट से दे रखे हैं। दोनों ही फर्म ने 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करा है। ठीक है, उनके टोटल एसेट 20 लाख के दे रखे हैं। बोथ कंपनीज हैव सेम कैपिटलाइजेशन, ये भी दोनों की सेम है 15%। ऑल इक्विटी शेयर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टारबक्स एंड बक्स कैफ एलटीडी यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, तो आपका सॉल्यूशन खाली इतना ही है, मैं देख रहा था यार, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम। क्या दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, हम निकालेंगे 20% ऑफ टोटल एसेट के। टोटल एसेट गिवन है तो 20% कैसे करेंगे हम, 20% करेंगे हम 20 डिवाइड बाय 100 इंटू जो हमें 20 लाख तो पहले से ही गिवन है। ठीक है, वही कर दिया मैंने, और 20% की जगह मैंने 0.20 लिखा है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने क्यों लिखा। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर स्टार एलटीडी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा,
इसमें आपको 11 लाख पे, ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है आपको, ठीक है। और 11 लाख का 10% कैलकुलेट करना है, वो आपका आ जाएगा 1,10,000 आ जाएगा। 11 लाख भी आपको ये पहले से गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट नेट इनकम फॉर स्टार एलटीडी। अब हम नेट इनकम निकालेंगे स्टार एलटीडी के लिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 4 लाख, उसमें से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा नेट इनकम, ठीक है, किसके लिए, स्टार एलटीडी के लिए। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम नेट इनकम बक्स के लिए, ठीक है, बक्स कैफे एलटीडी जो भी है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है हमें 4 लाख, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टार बक्स, तो वैल्यू ऑफ स्टार एलटीडी, तो जो इसके नेट इनकम हमें दे रखी थी 2,19,000, तो उसे डिवाइड कर देंगे हम इसके कैपिटलाइजेशन रेट से, जो कि 15% दे रखा था, तो 15/100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.15, ठीक है। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बक्स कैफे एलटीडी यूजिंग नेट इनकम अप्रोच, तो यही करेंगे, दोनों की डिवाइड में रखेंगे। नेट इनकम हमारी कितनी निकल के आई है, नेट इनकम हमारी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा ना, वही हमारे नेट इनकम के बराबर होगा, ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, ठीक है। अपॉन में हम 0.15%, वो भी गिवन है क्वेश्चन में, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। और भाई अभी तक जिसने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा भाई कर दो यार, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है भाई वीडियो बनाने में, ठीक है। ये सारी स्लाइड सेट करने में, ठीक है, ये भाई सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एज पर अप्रोच द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, यूज द डाटा गिवन बिलो, प्रूव द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप प्रूव करना है, ठीक है। क्या क्या डाटा गिवन है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, अर्निंग पर शेयर KE, ठीक है, PO, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, न्यू इन्वेस्टमेंट। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया इतने सारी चीज़ें आप करा रहे हो, अब मैं याद कैसे रखूँगा, आपने मतलब चैप्टर तो सारे पढ़ाए नहीं प्रॉपर। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आप बुक को बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन का वैल्यू चेंज कर देंगे आपके पेपर में, तो आप इनका फॉर्मेट रट के चले जाओ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ लग रहा था, ये इसमें ऐसे करना था, अगर इस क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेट, मतलब ये चीज़ गिवन है तो ऐसे कैलकुलेट करना है, तो वो चीज़, ठीक है। तो सिनेरियो 1, इस क्वेश्चन में हमारे 2 सिनेरियो बनेंगे। सबसे पहले डिविडेंड पे आउट, ठीक है, और अगर डिविडेंड ना पे करे तो डिविडेंड पे आउट में क्या है, हमें डिविडेंड पर शेयर ₹5 दे रखा है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। टोटल डिविडेंड निकालने के लिए हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियरली दिखेगा। हाँ, तो देखो टोटल डिविडेंड 5 को 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 को, जो हमें ₹10 यहाँ पे गिवन थे अर्निंग पर शेयर, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, ठीक है। तो उससे हमारा रिटेन्ड अर्निंग निकल के आ जाएगा। न्यू इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की निकल के आई, फिर न्यू इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की निकल के आई, हमारी निकल के आई 10 लाख की, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही गिवन थी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायर्ड। कितना एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितना और पैसा रिक्वायर्ड होगा, तो ये तो हमें पहले से गिवन है 10 लाख, ठीक है। और 2,50,000 ये हमने अभी निकाल ली है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 7,50,000 हमें एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होगा। उसके बाद है हमारा सिनेरियो 2, अगर हम डिविडेंड को पे नहीं करते तो सबसे पहला है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग उसकी तरह ही निकालेंगे, 50,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में पहले से गिवन है। न्यू इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 10 लाख की, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायर्ड कितना होगा, तो 10 लाख में से हम 5 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कवर होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये मतलब जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, आपको दिख रहा होगा वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो उस फ़ोन नंबर से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और इन नोट्स को एक छोटे से अमाउंट पे, काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उस अमाउंट पे आप इस मुझ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इसमें आता है, मिस्टर अनिल
मिस्टर अनिल एंड कंपनी अप्रोच देयर बैंकर्स फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो वर्किंग कैपिटल निकालनी है। कंपनी बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग प्रोजेक्शन। एनुअल सेल, हमें डाटा क्या क्या गिवन है, हमें एनुअल सेल दे रखे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एंटिसिपेट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, एंटिसिपेट क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इन्वेंट रॉ मटेरियल दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, फिनिश गुड्स दे रखे हैं। ठीक है, द फर्म एंजॉय द क्रेडिट ऑफ 15 days ऑन इट्स परचेज एंड अलाउ 1 month क्रेडिट ऑन इट्स सेल्स। देयर इज एन एडवांस हमें मिल रखा है कितना, इतना, एंड रिसीव द कंपनी ऑन सेल ऑन ऑर्डर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपको 1,40,000 गिवन है और 1,25,000 आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। दोनों को 2 से डिवाइड करोगे प्लस करके तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप निकालोगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इन वीआईपी साइकिल, WIP साइकिल का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस साइकिल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखी है, 365 डेज भी पता है आपको, फॉर्मूले में दे रखे हैं, और 15 डेज क्वेश्चन में गिवन है। डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिनिश गुड्स, एनुअल सेल अपॉन 12 मंथ, एनुअल सेल आपकी इतनी है और 12 मंथ से डिवाइड करोगे आपका आंसर यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद हम डेटर कैलकुलेट करेंगे। डेटर हमें कितने दे रखे थे, डेटर का निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल सेल अपॉन 365 डेज इंटू में क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर। तो एनुअल सेल हमें गिवन है, एनुअल सेल कितनी है हमारी, एनुअल सेल हमारी 14,40,000। ठीक है, उसे 365 से डिवाइड करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम क्रेडिटर को कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिटर का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल परचेज अपॉन 365 इंटू क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या क्या है हमारी, 7,05,000 इंटू में 15/365 और यहाँ पे भी आंसर आ गया हमारा। अब जो भी हमने वैल्यू निकाले है ना, इन वैल्यू का यूज़ करके हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर माइनस एडवांस रिसीव्ड। तो 13250 अभी हमने ऊपर निकाली थी ये। ठीक है, 13250 मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये निकाली थी ना 13250 ये। उसके बाद ये इसका भी इस्तेमाल होगा, इस वाली वैल्यू का भी। ठीक है, उसके बाद इसका भी यूज़ होगा। ठीक है, इन सब वैल्यू का देखो मैंने फॉर्मूले में लगा रखा है। ठीक है, तो क्या है मेरा 13250, ये इनको प्लस करा और फिर इसमें से माइनस कर देंगे 2897 2.60 माइनस ये जो अभी वैल्यू मैंने निकाली थी ना, वही वैल्यू को माइनस करा। अगर आप मेरे साथ कॉपी में लिख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फिर इन तीनों को प्लस करके, इन चारों को प्लस करके इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारी वर्किंग कैपिटल फाइनली आ जाएगी। ठीक है, फाइनली एट दी एंड हमारे सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन के बीच में बोला था कि मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो मैं वो आपसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, मैंने कर लिया है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, तो आपके पेपर में कुल 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन के कम से कम 2 पार्ट है। हर एक क्वेश्चन के कम से कम कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, जिसमें से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का है और एक क्वेश्चन थ्योरी का है। ठीक है, मतलब मैं ऊपर ऊपर से कह सकता हूँ कि आपके 5 क्वेश्चन तो आने वाले हैं प्रैक्टिकल के और आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं थ्योरी के। इसका मतलब आपको थ्योरी में फ़ायदा होने वाला है। आपको थ्योरी में क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप थ्योरी भी अच्छे से करके जाते हो ना, तो आपके 5 क्वेश्चन जो थ्योरी से बनने वाले हैं ना, वो ईजिली आप करके आ सकते हो अपने पेपर के अंदर। बाकी के बच्चे 5 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, उसमें से आप जितने कर पा रहे हो उतने करो और जो नहीं आ रहे उन्हें भी करो, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जामिनर भी आपको तभी मार्क्स दे सकता है जब आपने पेपर में अपने कुछ लिखा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसे छोड़ दो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि एग्जामिनर मार्क्स देगा क्यों जब आप उस पेपर में कुछ करोगे ही नहीं। तो एग्जामिनर अगर वो चाहेगा भी फिर भी नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए अगर जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं भी आ रहा ना,
वो भी करना है तुम्हें। अगर खाली फॉर्मूला पता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो फॉर्मूला लिख के आ जाना है आपको, ठीक है। और एक और बात बताता हूँ, आपको अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन उस थ्योरी के क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक वर्ड समझ में आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का कोई एक भी वर्ड समझ में आ रहा है ना, तो उस वर्ड से रिलेटेड ही लिख देना आपको सारा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये तो हो गई पेपर की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी नोट्स की, ठीक है। अब जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप उन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हो तो ये देखो मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। आप इसको फ़ोन कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप मैसेज भी डाल सकते हो, लेकिन देखो भाई रात को मत करना, ठीक है। सुबह मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज की रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो नोट्स के लिए। अब बात करते हैं कि ये नोट्स आपको कितने के मिलेंगे। देखो भाई, सारी चीज़ करने में मेहनत तो लगती है, फ्री में आज की डेट में कोई चीज़ नहीं होती। और मतलब मैं आपसे इतना बड़ा अमाउंट नहीं मांगूंगा, छोटा सा ही अमाउंट है, जिससे मतलब हमारा भी जो पूरी मेहनत है ना वो थोड़ी सी वसूल हो जाए, ठीक है। तो ये आपको नोट्स मिलेंगे 19 रुपीज़ के, ठीक है। 19 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन देखो अब इतनी जितनी हमारी मेहनत लगी है, हमारी टीम की मेहनत लगी है इस काम को करने पे, कम से कम उतना तो हमें मिलना चाहिए ना, ठीक है। इसलिए ये 19 रुपीज़ के आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप बेसिकली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।